हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय हिंदुस्तान। This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, this is our last video as far as North India is concerned. Basically last video of ancient Indian history as far as North India is concerned, and here we are going to discuss about the Wensang, a Chinese pilgrim who comes in the time of Harshvardhana, stays here for almost 15 years. When he went back to the China, he wrote a book CUC where he describes the political condition, the economic condition, all these points he describes in his book CUC, and these are the points we are going to discuss today. तो देखिए हमारा ये नॉर्थ इंडिया का यानी उत्तरी भारत का ये आखिरी, अगर जहां तक प्राचीन भारत की बात है, उत्तरी भारत के प्राचीन इतिहास की बात है, वहां हम आज अपना आखिरी वीडियो कर रहे हैं। और हर्षवर्धन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी का ये एक्सटेंशन है, समझ लीजिए, क्योंकि हर्षवर्धन के समय ही ये वेनसांग आया था और उसी का ये वीडियो जो है ये एक्सटेंशन है। तो वही हम जानेंगे कि हर्षवर्धन आता है, एक चाइनीज पिलग्रिम है, ठीक है, तीर्थयात्री है, चाइना से आता है और भारत में ये 629 में आता है, 629 एडी में, और 645 एडी तक ये रहता है, करीब करीब 15 वर्षों तक रहेगा। लौट कर ये किताब लिखता है CUC, पश्चिमी संसार का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये एक किताब लिखेगा। इसका मतलब है CUC का मतलब, CUC तो चाइनीज में है, इसका मतलब है पश्चिमी संसार का विवरण, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। और उसने भारत के राजनीतिक कंडीशन के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, समाज, धर्म, नगरों के बारे में, शिक्षा के बारे में, और जो रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अलग अलग रीजन के कैरेक्टर्स क्या थे, जैसे कश्मीर के रहने वाले किस तरह के थे, उनके बिहेवियर के बारे में बताया है। मथुरा के रहने वाले, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फूड हैबिट्स क्या था, खान पान कैसा था, रहन सहन कैसा था, मनोरंजन और डेड बॉडी का डिस्पोजल वो लोग कैसे करते थे, इस सारे पॉइंट्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आइए हम डिस्कशन शुरू करते हैं। ये 2 पॉइंट्स पहले हम देखेंगे, फिर हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो हम देखते रहेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात ये है कि चाइनीज पिलग्रिम है, ठीक है, चाइना से आया है, चाइनीज तीर्थयात्री है। आने का समय 629 से 645, किताब उसने लिखा CUC, ठीक है। और इस किताब का मतलब क्या है, CUC ऐसे भी लिख सकते हैं, पश्चिमी संसार का विवरण, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये यहां से सवाल बन जाएगा आपका, कौन सी किताब लिखी उसने, तो CUC, ठीक है। तो ये बड़ी बात हो गई। अब यहां पर देखेंगे आप कि हम अलग अलग पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉलिटी की बात उसने की थी, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि आज मैंने अभी बताया कि हमारा अंतिम वीडियो है एंशिएंट हिस्ट्री का, और 2-4 टॉपिक हमारा साउथ इंडिया के हिस्ट्री में वो हम अलग प्लेलिस्ट में करने वाले हैं। तो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री हमने खत्म, लगभग क्या पूरा एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाए। 3-4 टॉपिक है वो चलता रहेगा आपका, और साथ साथ मेडाइवल हिस्ट्री भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मध्यकालीन भारत में, और आपको कुछ दिनों में जल्दी ही खत्म हो जाएगा वो। आपको साउथ इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री वो आपको चलता रहेगा अलग प्लेलिस्ट में, और अलग प्लेलिस्ट में फिर हमारा चलेगा जो मेडाइवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले पॉलिटी के बारे में, भारत के राजनीति के बारे में वेनसांग ने क्या कहा। देखिए उसने क्या कहा, हर्षवर्धन जब वेनसांग आता है तो हर्षवर्धन क्या है, एम्पेरर ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का शासक है। हाँ, एडमिन यानी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, लिबरल था, यानी कि उदार था, और इंपॉर्टेंस जो प्रशासन में दिया जाता था वो पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी कि प्रजा की हित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किया जाता था, ठीक है। बेगार नहीं था, यानी कि वर्क विदाउट पेमेंट। आप प्राचीन भारत में देखेंगे बहुत जगह पे की चर्चा भी हुई होगी कि बहुत जगह लोग बेगार यानी कि काम करवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे, उसको बेगार कहते हैं, लेकिन ये नहीं था। यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया है, तो ये यहां पर बड़ी बात है। पनिशमेंट लॉ यानी दंड विधान सीवियर था, ठीक है। सीवियर का मतलब कठोर है। अब समझिएगा, हमने बताया था ये आपको वेनसांग के अनुसार है, लेकिन सीवियर था ये मैंने ऐसे भी बताया था आपको, ठीक है, कि हर्षवर्धन के समय जब एडमिन पढ़ा रहा था तो वहां भी मैंने बताया था। देखिए मौर्यों के समय बहुत सीवियर पनिशमेंट मिलता था, ठीक है। मौर्यंस क्या करते थे, सीवियर पनिशमेंट वो देते थे,
ठीक है, इवन टैक्स ना पे किया तो डेथ सेंटेंस था। लेकिन जब आप गुप्ता पीरियड में आएंगे तो वहां बहुत लिबरल हो गया था, ठीक है, डेथ सेंटेंस जो है खत्म ही कर दिया गया था। देशद्रोह तक के लिए आपको डेथ सेंटेंस नहीं था, जो कि आज के समय भी अगर देशद्रोह का साबित हो जाता है किसी पे तो आपको मृत्युदंड मिल सकती है, ठीक है, तो मृत्युदंड मिल सकता है। लेकिन उस समय आपको गुप्ता पीरियड में, मौर्य के बाद जब गुप्ता पीरियड में आएंगे तो वहां सरल हो गया, सिंपल हो गया। गुप्ता में सीवियर, मौर्यंस में सीवियर, गुप्ता में फिर सिंपल हो गया, और फिर आप यहां पे आएंगे हर्षवर्धन के समय तो फिर सीवियर हो गया, कठोर हो गया। देखिए मौर्यंस के समय सीवियर है, देखिएगा मौर्यंस, गुप्ता और फिर हर्षा, तो ये सीवियर हो गया। ये सीवियर आपको ऐसे ऐसे हो जाएगा ना, यहां पर था कठोर, सरल और कठोर, यानी कि सीधा देखिए अंतर आपको दिखाई दे देगा। मौर्यंस के समय सीवियर है, गुप्ता के समय फिर सिंपल हो जाता है, साधारण हो जाता है। मैंने बताया कि मौर्यंस के समय मृत्युदंड टैक्स ना पे करने पर भी, यहां देशद्रोह पर भी मृत्युदंड नहीं, यहां मृत्युदंड था ही नहीं, फिर यहां पर थोड़ा कठोर हो जाएगा। तो ये डिफरेंसेस आपको नोटिस करना पड़ेगा। सीवियर हो गया, लेकिन अगर अपराध स्वीकार कर लिया गया तो पनिशमेंट को कम कर दिया जाता था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अंतर हमेशा ध्यान रखना है। मौर्यंस के समय सीवियर पनिशमेंट दिया जाता था, टैक्स ना पे करने पर भी डेथ सेंटेंस, मृत्युदंड, लेकिन गुप्ता के समय सिंपल हो गया, सरल हो गया, डेथ सेंटेंस है ही नहीं यहां पर, ठीक है। देशद्रोह भी अगर लगता है तब भी डेथ सेंटेंस नहीं है वहां पर गुप्ता के समय, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दाहिना हाथ काट लिया जाता है। और हर्ष के समय फिर गुप्ता के कंपैरेटिवली सीवियर हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपराध अगर स्वीकार कर लिया गया, वन हु एक्सेप्ट्स, इफ वन एक्सेप्ट्स हिज क्राइम, द पनिशमेंट जो है पनिशमेंट को कम कर दिया जाएगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रोड्स सेफ नहीं है, देखिए ये कहता है चोरी है, लूट है, असुरक्षित है सड़कें, थेफ्ट भी है और लूट भी है। खुद वेनसांग 2 बार लूटा गया था, ध्यान रखिएगा 2 बार लूटा गया था। तो ये तो बता दिया पॉलिटी के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। वेनसांग ने बताया कि लैंड जो है वो फर्टाइल है, इकोनॉमी जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये संपन्न है, हाँ इकोनॉमी अच्छी है, गुड है, अच्छे कंडीशन में है। अगर फर्टाइल है लैंड तो इकोनॉमी होगी अच्छे कंडीशन में। लैंड रेवेन्यू 1/6 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यानी उपज का 1/6 आपको टैक्स के रूप में लिया जाता था। वैसे भी ये सब चीज मैंने बताया है, लेकिन वेनसांग ने पर्टिकुलरली क्या कहा है वो यहां चर्चा कर रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा था। क्लोथ जो थे, कपड़े जो हैं, वस्त्र जो हैं, वो कॉटन के होते थे यानी सूती होते थे, वूलन होते थे, ऊनी होते थे, और मलमल के यानी कि मसलिन के होते थे। कौशे एक बनाया जाता था, एक प्रकार का कपड़ा बनाया जाता था जो रेशम और सूत से बनाया जाता था, उसको कौशे कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, कौशे क्या था, मिक्सचर था, रेशम एंड यानी कि सिल्क और सूत का जो था ये मिक्सचर था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कौशे जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, कौशे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी, रत्नों का इंडस्ट्री जो था, आभूषणों का उद्योग जो था, ये अच्छा था, फल फूल रहा था, फ्लोरिश था, मैंने ऊपर की तरफ एरो दिखाया है, ठीक है। और इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्री में ब्राह्मणों का की कोई खास भूमिका नहीं थी, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्री में उद्योग धंधा, INDS इंडस्ट्री लिख रहा हूं मैं इसे, जहां भी मैंने INDS लिखा है यहां पे समझ लीजिएगा कि इंडस्ट्री का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इंडस्ट्री को शॉर्ट में। तो ब्राह्मणों की कोई भूमिका नहीं थी इंडस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद करेंसी यानी कौन कौन सी मुद्रा थी, तो मुद्रा आपको गोल्ड की थी यानी सोने की थी, सिल्वर यानी कि चांदी की, कॉपर की भी थी, तांबे की भी, और कौड़ियों का इस्तेमाल भी होता था, कौड़ियों का इस्तेमाल भी मुद्रा के रूप में किया जाता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब तक हमने जो देखा कि ये चाइनीज पिलग्रिम है वेनसांग, 629 में भारत में आता है, 645 AD में ये जाएगा। इतने दिन तक ऑलमोस्ट 15 इयर्स रहेगा। इतना ही फाइयान भी रहा था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था।
चाइना से फाहियान आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बुक जो लिखी CUC, जिसको कहते हैं पश्चिमी संसार का विवरण, हाँ अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें उसको पश्चिमी संसार का विवरण, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। चाइना के हिसाब से भारत जो है ना वो पश्चिम में आ गया, ठीक है ना, चाइना के हिसाब से पश्चिम में आ जाएगा। यहाँ पर एक और डिस्कशन मैंने करना छोड़ दिया अभी, ट्रेड के बारे में, ठीक है, अभी कर लेते हैं इसको पहले, उसके बाद देखते हैं। ट्रेड जो था साउथ ईस्ट एशिया से होता था, ईस्टर्न पोर्ट, और देखिए साउथ ईस्ट एशिया से यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया से ट्रेड होता था। ईस्टर्न पोर्ट यानी पूर्वी बंदरगाह, और पश्चिमी बंदरगाह से। इसको आप कैसे समझेंगे यहां मैं दिखा देता हूं। देखिए यहां पे देखेंगे तो ये देखिए, ये जब देखेंगे ना यहाँ पे, अगर ऊपर वाला पार्ट यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है, कहाँ बनाऊं मैं, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पे छोटा ही बना रहा हूं, देखिए ये जैसे कि देखिए यहां पे ताम्रलिप्ति, देखिए ये जो है ना, यहां पे भी एक पोर्ट यहां पे मिलेगा इस तरफ वेस्ट साइड में गुजरात की तरफ, और एक ये मिलेगा ईस्ट साइड में, ये ताम्रलिप्ति और ये सब जो होगा ना, तो इधर से देखिए, अब इधर से भी हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट एशिया वाला है, साउथ ईस्ट एशिया का क्षेत्र ये वाला हो जाएगा, हाँ दक्षिण पूर्व एशिया। तो यहां से एक तो इधर से भी पोर्ट मिल जाएगा, इधर से भी पोर्ट मिल जाएगा, बंदरगाह मिल जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ये लोग व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से होता था, ईस्टर्न पोर्ट और वेस्टर्न पोर्ट यानी पूर्वी बंदरगाह और पश्चिमी बंदरगाह पर। तो ये हमने देख लिया था। अब यहाँ पे हमने ये सब देख लिया। हर्षवर्धन था नॉर्थ इंडिया का शासक, शासन कैसा था, लिबरल था, हाँ इंपॉर्टेंस पब्लिक इंटरेस्ट को दिया जाता था, बेगार नहीं होता, यानी वर्क विदाउट पेमेंट बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे पनिशमेंट जो दंड विधान जो है वो सीवियर है, कठोर है। अपराध स्वीकार करने पर पनिशमेंट को कम कर दिया जाता है। अगर आप तुलना करें तो मौर्यंस के समय कठोर था दंड विधान, पनिशमेंट लॉ कठोर था। गुप्तों के समय सरल कर दिया गया, और हर्षवर्धन के समय फिर थोड़ा गुप्तों के कंपैरेटिवली कठोर हो गया, सीवियर हो गया। यहाँ पर टैक्स ना देने भर से मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस था, यहां डेथ सेंटेंस था ही नहीं, और यहां पर गुप्तों की तुलना में थोड़ा कठोर कर दिया गया था। ये आपको नोटिस करने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर रोड्स तो थे, सेफ नहीं थे, सड़कें जो थी वो सेफ नहीं थी, सुरक्षित नहीं थी, सड़कों पे थेफ्ट होता था, चोरी होती थी, लूटमार भी होता था, छीना झपटी। वेनसांग खुद 2 बार लूटा गया था, ठीक है, ये यहाँ पे बात थी। फिर इकोनॉमी की बात कर रहे थे तो लैंड फर्टाइल है यानी उपजाऊ है, तो इकोनॉमी भी अच्छी है। लैंड रेवेन्यू 1/6 है उपज का, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अच्छा ग्रो कर रहा है। क्लोथ्स जो वस्त्र जो है वो उनके केंद्र आपको सूती होते, वस्त्र जो होते थे वो सूती होते थे, ऊनी होते थे, मलमल के होते थे यानी कॉटन, उलेन और मस्लिन के। कौशे प्रकार का कपड़ा बनाया जाता था, ठीक है, जो रेशम और सूत को मिलाकर बनाया जाता था। जेम्स एंड ज्वेलरी का इंडस्ट्री भी अच्छा था, ठीक है, जेम्स एंड ज्वेलरी का इंडस्ट्री अच्छा था। इंडस्ट्रीज में यानी उद्योगों में ब्राह्मणों की कोई खास भूमिका नहीं थी। करेंसी सोने के यानी गोल्ड के, सिल्वर के, कॉपर के और कौड़ियों का भी इस्तेमाल होता था करेंसी यानी मुद्राओं के रूप में। और ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से, हाँ दक्षिण पूर्व भारत से होता था। तो यहां तक जो है ना, यहाँ पर आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैंने बता दी है। तो ये आपको हमने पॉलिटी और इकोनॉमी देख लिया। अब हम आगे इन पॉइंट्स की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए एक बार आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के पॉइंट्स को हम देखेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी आर हियर टू डिस्कस सोसाइटी। समाज के बारे में हर्षवर्धन के समय समाज कैसा था इसके बारे में वेनसांग ने क्या कहा है, तो आइए देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के बारे में वेनसांग ने सबसे पहले बताया कि भाई 4 वर्ण जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं पहले से भी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हाँ ब्राह्मण जो थे ये वही काम इनका, ये पृष्ठ होते थे और टीचिंग का काम करते थे। 7 कर्म इनके बताए गए हैं, हाँ अध्ययन, अध्यापन, हाँ पुरोहित का काम, दान देना, दान लेना, ये सब काम इनके बताए गए। ऑलमोस्ट वही काम जो इनका था जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
उसके अलावा क्षत्रिय रूलर्स थे, यानी शासक वर्ग कौन था, क्षत्रिय था। वैश्य पहले की तरह ट्रेड ही कर रहे हैं। पहली बार शूद्रों का एक पोजीशन जो है यहाँ पर अच्छा दिखाया गया है, क्योंकि शूद्रों को सिर्फ एग्रीकल्चर करने वाला और ट्रेड करने वाला बताया गया है, कृषि करने वाला और व्यापार करने वाला। इसके पहले अब तक अगर कहीं ये कहा भी गया है कि ये एग्रीकल्चर करते थे और ट्रेड करते थे शूद्र, लेकिन साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये सर्वर भी थे, ये एक सर्विंग क्लास है इन तीनों का, तीनों की सेवा करना ही इसका धर्म था। हाँ, अगर एग्रीकल्चर भी कर रहा है तब भी इसको कहा गया कि ये सेवा किया करता था। लेकिन यहां पहली बार सिर्फ इनको कृषि और व्यापार करने वाला बताया गया है। तो शूद्रों के पोजीशन में यहां पर आप थोड़ा सा देख रहे हैं कि बेटर हो रहा है, ठीक है, वेनसांग के अनुसार, ठीक है। उसके बाद यहां पे कुछ मिश्रित जातियों ने, मिक्स्ड कास्ट की बात की गई है, निषाद, पराशो जैसे जात है, कास्ट है, मिश्रित जातियां हैं। उसके अलावा अनटचेबल्स, अछूत कहे या अस्पृश्य कहे, ये चांडाल थे और श्वापक, ऐसे और भी थे इस तरह के। ये बेसिकली एक्सकैवेंजर्स होते थे, यानी कि एक्सकैवेंजर्स जो वॉशरूम साफ करने का या नालियां साफ करने का, हाँ, जो वो बहारने का काम, हाँ, जगह साफ करने का काम, वो सब किया करते थे, जो बेसिकली सबसे लोअर कैडर का काम माना जाता था वो। और एग्जीक्यूशनर्स भी होते थे ये, ठीक है। ये सब कास्ट जो है अस्पृश्य जातियां जो होती थी, ये एक्सकैवेंजर्स होते थे। और एग्जीक्यूशनर मतलब जल्लाद टाइप के, किसी को मृत्युदंड देना हो तो वो काम कौन करेगा, तो ये करते थे, ठीक है। इनके बारे में ये कहा गया है, ठीक है। और इनके बारे में कुछ और चीजें कही गई, लिव्ड आउटसाइड द विलेजेस एंड टाउन, जो मेन टाउन है, जो मेन विलेज है जहां ऊंची जातियां रहती है उससे वो अलग रहते थे, ठीक है। एंड दे अनाउंस्ड देयर एंट्री इनटू द टाउन बाय शाउटिंग लाउडली सो दैट द पीपल माइट कीप अवे फ्रॉम देम, यानी कि जब वो टाउन में, मेन टाउन में एंटर करेंगे जहां पे ऊंची जातियां रहती हैं, हाँ, वहां पे हायर क्लास के लोग रहते हैं, वहां पे वो चिल्लाते हुए आएंगे ताकि जो ऊंची जाति के लोग हों हैं वो अपने आप वो उनसे दूरी बना के रख सके, क्योंकि कहा जाता था कि ये चांडाल हैं, ये अस्पृश्य हैं, अछूत हैं, हाँ, ये छू नहीं सकते, इनका शैडो भी नहीं पड़ सकता, इस तरह का समाज था। तो ये एक तरह से दिखाता है कि किस तरह का समाज था, अछूतों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। ये अछूत इसलिए कहा ही गया, ठीक है, इनके साथ व्यवहार, हालांकि थे तो ये इंसान ही, ठीक है। एंड हैड अनियन एंड गार्लिक, ये जनरली उस समय कहा जाता है कि हायर क्लास में कम इस्तेमाल करते थे, करते होंगे बहुत नाम मात्र के, हार्डली यूज करते होंगे अनियन गार्लिक का, लेकिन ये लोग अनियन एंड गार्लिक यानी प्याज और लहसुन खाते थे ये लोग, ये बात कही गई है इनके बारे में। महिलाओं की स्थिति देखें तो पोलीगेमी थी, कौन, मेल जो थे ये पोलीगेमी, ये मेल के बारे में कहा गया, पुरुष जो है वो पोलीगेमी है, कौन पोलीगेमी है भाई, तो मेल यानी कि मैन, मेन जो है उस समय पोलीगेमी है। पोलीगेमी का मतलब वो एक से ज्यादा शादी करता है, एक से ज्यादा पत्नियां रखता है, ठीक है। तो यहां मैंने करेक्ट का मार्क लगाया, इट मींस की पोलीगेमी था उस समय। तो महिलाओं की स्थिति अगर देखी जाए तो यहां पर अच्छी नहीं कही जा सकती, सती भी है, चाइल्ड मैरिज भी है। हायर क्लास वुमेन में जरूर महिलाएं एजुकेटेड हैं और पर्दा प्रथा नहीं है, और गणिकाओं का स्थान है, गणिकाएं जो मनोरंजन करती हैं, एक तरह से उस समय वेश्या के रूप में देखा जाता था इनको। तो अगर इन सब पॉइंट्स को देख लिया जाए तो महिलाओं के पोजीशन को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जहां पे एक आदमी कई कई शादियां करता है, हाँ, सती है, सती प्रथा है, पति के साथ अपने खुद भी पत्नियों को अपने जीवन का अंत करना पड़ता था, ठीक है। चाइल्ड मैरिज है, बचपन में अगर शादी हो जाएगी आपका एजुकेशन सब कुछ खत्म हो जाएगा, अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती महिलाओं के लिए। हाँ, हायर क्लास में कहा गया कि एजुकेटेड थी और पर्दा प्रथा नहीं था, गणिकाओं का स्थान है, तो महिलाओं का कंडीशन अच्छा नहीं कहा जाएगा वेनसांग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पोलीगेमी, सती, चाइल्ड मैरिज, हायर क्लास वुमेन में जो है एजुकेटेड है और यहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, गणिकाओं का स्थान है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए, इंटरकास्ट मैरिज जो है ना वो हमेशा आपका जो है वो हायर थिंकिंग को प्रदर्शित करता है, यानी कि सोसाइटी में अगर इस तरह की चीजें हैं तो
सो समाज को कहा जाएगा कि पिछड़ा हुआ समाज एक तरह से कहा जा सकता है, खासकर शादी ब्याह के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज नहीं है ये कहा जाए। तो ये सब चीजें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, हमने अभी तक देख लिया सारा। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ब्राह्मण जो है प्रीस्ट टीचिंग का काम करते हैं, 7 कर्म बताए गए हैं, दान देना, दान लेना, अध्ययन, अध्यापन, ये सब चीज। लेकिन पहले वाला जो था, ठीक है, क्षत्रिय वही रूलर्स हैं, वैसे जो है व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं। शूद्रों का पोजीशन यहाँ पर बेटर बताया गया, केवल कृषि करने वाला और व्यापार करने वाला बताया गया है। इनको इन तीनों के सर्विंग क्लास के रूप में नहीं दिखाया गया है। मिश्रित जातियां निषाद और पराशर जैसी जातियां, अनटचेबल्स हैं, चांडाल, शॉपर जो कि एक्सकैवेंजर्स हैं और एग्जीक्यूशनर है। एनसीईआरटी में वही यही वर्ड मिलेगा आपको, आर.एस. शर्मा के एनसीईआरटी में एक्सकैवेंजर्स और एग्जीक्यूशनर्स, ये सब नहीं मिलेगा। तो आप समझ जाइए कि एक्सकैवेंजर जो कि वॉशरूम साफ करने का काम, हाँ, नालियां साफ करने का काम, हाँ, एग्जीक्यूशनर जो है जल्लाद का काम करेंगे। तो ये सब चीजें, हाँ, वेमेन के स्थिति को देखेंगे, महिलाओं की स्थिति को, तो मेन जो थे वो पॉलीगैमस थे, यानी कि ज्यादा शादियां करते थे, एक से ज्यादा पत्नी रखते थे, सती था उस समय, सती प्रथा थी, चाइल्ड मैरिज था, ठीक है, गणिकाओं का स्थान था। तो एक तरह से वेमेन के कंडीशन को अच्छा नहीं कहा जाएगा। हायर क्लास जो वेमेन का है, वो हायर क्लास में महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी, पर्दा प्रथा नहीं था, तो यहाँ पर थोड़ा बेटर कहा जा सकता है। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं था। अनटचेबल्स के बारे में ये 2-3 बातें मैंने बताई हैं। लिव आउटसाइड द विलेजेस एंड टाउन्स एंड दे अनाउंस देयर एंट्री इनटू द टाउन बाय शाउटिंग लाउडली सो दैट द पीपल माइट कीप अवे फ्रॉम देम। चिल्लाते हुए आते थे ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो आ रहे हैं, और हायर क्लास एक खास दूरी उनसे बना के रख सके, क्योंकि ये अनटचेबल्स माने जाते थे, अछूत माने जाते थे। और ये ओनियन और गार्लिक यानी प्याज लहसुन का इस्तेमाल करते थे खाने पीने में। तो ये एक बात थी जो हमने पूरा देख लिया। सो समाज के बारे में आप चाहे तो आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे रिलीजन को। दिस इज द टाइम टू डिस्कस अनदर पॉइंट दैट इज रिलीजन। हर्षवर्धन के समय किस तरह की धार्मिक व्यवस्था थी, कौन सा धर्म प्रचलन में था, ठीक है, किस धर्म को लोग ज्यादा मानते थे, धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया है वेन्सांग ने। हर्षवर्धन के समय भारत में धर्म की स्थिति क्या थी, रिलीजन की स्थिति क्या थी, तो यहां पर हम देखने वाले हैं। देखिए, उसने बताया कि बुद्धिज्म के जो 18 सेक्ट्स थे, यानी कि 18 शाखाएं थी उस समय भारत में बौद्ध धर्म की। हाँ, बौद्ध धर्म की 18 शाखाएं थी। उसने बताया कन्नौज में ग्रांड रिलीजियस असेंबली जो हुआ, ठीक है, उसमें महायान बौद्ध धर्म स्थापित हो गया। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था जब हर्षवर्धन पढ़ा रहा था कि कन्नौज में बहुत बड़ी एक धार्मिक सभा ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे करीब 3000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स आए थे, 3000 आपको ब्राह्मण्स थे, आपको 1000 जैन भी आए थे, और वहां पे करीब 20 एम्पेरर्स थे, राजा थे, 20 राज्यों के या 20 देशों के आप कह सकते हो, उस समय देश भी कह सकते हैं। और वहां पर स्थिति ये थी कि 23 दिन तक जो ये ग्रांड रिलीजियस असेंबली हुआ, वहां पे करीब 18 दिन तक जो है वेन्सांग महायान बुद्धिज्म के बारे में ही बताते रह गया था, और इससे ब्राह्मणों में खासी नाराजगी हुई थी, विरोध भी हुआ था। ठीक है, कुछ ब्राह्मणों को देश निकाला भी दिया गया, कुछ को एग्जीक्यूट भी किया गया, यातनाएं दी गई, ऐसा कहा जाता है। तो ये उसने बताया था वेन्सांग ने कि महायान जो शाखा है वो पूरी तरह से वहां पे स्टैब्लिश हो गई थी। मैंने आपको बताया था जब बुद्धिज्म पढ़ा रहा था कि 2 शाखाएं होती हैं, मेन 2 शाखाएं हैं, हीनयान और महायान। हीनयान जो थी वो हीनयान ओरिजिनल टीचिंग्स है महात्मा बुद्ध की, हाँ, वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। हीनयान मानने वाले लोग टस से मस नहीं होते, जो एग्जैक्टली कह दिया गया वर्बेटिम यानी वर्ड फॉर वर्ड उसको मानेंगे, अक्षर से उसको मानेंगे। महायान जो है वो थोड़े लिबरल हैं, ठीक है, वहां थोड़े परिवर्तन के साथ भी बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो आपको बनाया हुआ है। और ये इस समय हीनयान में मूर्ति पूजा नहीं होती, महायान में लोग मूर्ति पूजा करने लगे, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, ये सब चीजें मैंने बताई थी। हाँ, यहाँ लोग नॉन वेजिटेरियन भी होने लगे महायान में, क्योंकि देखिए महायान तब डेवलप हुआ जब बाहर से लोग आते हैं, कुषाण खासकर आते हैं कनिष्क के समय, जब चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में, वहां पे महायान शाखा
निकलती है। 2 शाखाओं में बढ़ जाता है बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान, और वहीं से ये दो बड़ी शाखाएं निकलती हैं, मेन शाखाएं, ठीक है। और महायान को लोग उदार मानते हैं क्योंकि फॉरेनर्स आए, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, लेकिन उनका रहन सहन अलग था, खान पान अलग था, तो उन्होंने अपने अनुसार कुछ परिवर्तन किया। तो वो हमने एक डिटेल स्टोरी या वीडियो किया हुआ है, जो भी देखेंगे, पहले बुद्धिज्म में जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो आपको इस पे काफी कुछ मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप प्रयाग में मैंने बताया था, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हर्षवर्धन ने ग्रांड रिलीजियस असेंबली यानी कि एक बड़ी सभा, धार्मिक सभा कराई थी। कहां पे? तो कन्नौज में। ये सवाल बनेगा किसने कराई थी? तो हर्षवर्धन ने कराई थी। और यहां पे क्या हुआ था? तो महायान स्थापित हो गया था। यहां से देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए, जब हर्षवर्धन पढ़ा रहा था वहां भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रयाग में हर्षवर्धन हर 5 साल पे, 5 साल पे, कहीं कहीं 6 साल लिखा हुआ मिल जाएगा, कराता था क्या? महामोक्ष परिषद। ये भी मैंने बताया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ह्वेनसांग ने बताया कि महामोक्ष परिषद प्रयाग में ऑर्गेनाइज होता था। कहां होता था महामोक्ष परिषद? प्रयाग में। कितने दिनों पर? 5 वर्षों पर। यहाँ होता क्या था? देखिए यहाँ पे जब हर्षवर्धन जाएगा तो ये क्रम से पूजा करेगा, पहले सूर्य की करेगा, फिर शिव की करेगा और फिर बुद्ध की करेगा। ये मैं हर्षवर्धन ने बता चुका था, क्योंकि इसके हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे वो सूर्य को मानते थे। हर्षवर्धन खुद अपने अर्ली डेज में शिव की पूजा करता था, शैव धर्म को मानता था, और बाद में इसने महायान बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया दिवाकर मित्र और ह्वेनसांग के प्रभाव से। दिवाकर मित्र के प्रभाव से हर्षवर्धन जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण करता है, और ह्वेनसांग के प्रभाव से ये महायान बुद्धिज्म को फॉलो करने लगता है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। महामोक्ष परिषद कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाता था? प्रयाग में। कितने दिनों पर? 5 वर्षों पर। तो पहली बात ये होती थी। और यहाँ एम्पायर क्या करता था? डोनेट कर देता था। क्या? ऑल हिज प्रॉपर्टी अर्न इन लास्ट 5 इयर्स। जो पिछले 5 सालों में जितना भी संपत्ति उसने बनाया है सब कुछ डोनेट कर देगा। तो ये एक बड़ी बात होती। तो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है, महामोक्ष परिषद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको यहां से सवाल बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा कश्मीर के बारे में उसने कहा कि मेन सेंटर बुद्धिज्म का जो है वो कश्मीर था। किसने कहा? ह्वेनसांग ने बताया कि मेन सेंटर जो था वो कश्मीर था। फॉरेनर्स जो थे भारत को कंट्री ऑफ ब्राह्मणास मानते थे। ह्वेनसांग ने किसने कहा? सवाल आएगा, किसने बताया कि विदेशी जो थे वो भारत को ब्राह्मणों का देश मानते थे? तो ह्वेनसांग ने कहा, ठीक है। या 4 ऑप्शन दे देगा आपको बना के, उसमें ये भी एक हो सकता है सही गलत चुने। इस तरह से कई सवाल बन सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको देखना पड़ेगा। वाराणसी मेन सेंटर था ब्राह्मणों का, ब्राह्मण धर्म का आप कह सकते हैं। ब्राह्मणास का मेन सेंटर वाराणसी था। बनारस जिसको कहते हैं, गंगा वाटर को पवित्र पुण्य माना जाता था, ठीक है। और मेन सिटीज अगर, अच्छा उसके बाद ये पॉइंट हमने रिलीजन देख लिया यहां तक। और मेन सिटीज की जहां तक दूसरा पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे 5वें पॉइंट की तरफ, नगरों के बारे में भी उसने बताया। तो मेन सिटीज उसने जो प्रमुख शहर हैं उसने बताया कन्नौज और प्रयाग। देखिए मैंने अपवर्ड एरो दिया हुआ है, यानी कि ये फ्लोरिश कर रहे हैं या फ्लोरिश हो गए हैं, बहुत ही संपन्न है ये। लेकिन डिक्लाइनिंग फेज में कौन कौन है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती, ये सब उजड़ से गए हैं। उसने बताया है ह्वेनसांग ने कि ये सब जो नगर हैं ये उजड़ से गए हैं। और वैसे भी मैंने बताया था कि पाटलिपुत्र के बारे में कि हर्षवर्धन के समय से जो पॉलिटिकल सेंटर स्टेज जो है, पॉलिटिकल सेंटर स्टेज अब कन्नौज हो जाएगा। आप देखेंगे कि महाजनपद पीरियड से लेकर, ठीक है, आपको गुप्ता पीरियड तक पाटलिपुत्र पॉलिटिक्स का केंद्र है, पॉलिटिकल सेंटर स्टेज है। लेकिन अब पाटलिपुत्र जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में आएगा और कन्नौज जो है, कन्नौज एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा और कन्नौज एक पॉलिटिकल सेंटर स्टेज होगा जहां के लिए कई शक्तियां भिड़ेंगी। जब आगे आप देखेंगे तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूटा कन्नौज के लिए लड़ाई करेंगी, कन्नौज के लिए अब लड़ाई होगी। अब पाटलिपुत्र चला गया कहां? बैकग्राउंड में। अब पाटलिपुत्र की वो स्थिति नहीं रही पहले वाली, पाटलिपुत्र का स्टेटस अब वैसा नहीं रहा, पाटलिपुत्र डिक्लाइनिंग फेज में है। और अब
आ रहा है कौन? कन्नौज। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहां पर हमने जो देखा अभी तक, एक बार जल्दी से, बुद्धिज्म के 18 सेक्ट थे, ये मैंने बता दिया। पूछा जाए हर्षवर्धन वेनसांग ने कितने सेक्ट की बात की, तो 18 सेक्ट की। अब से पूछा जाए कि ग्रांड नेशनल असेंबली, ग्रांड रिलीजियस असेंबली कहाँ जो है ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये हुआ आपको कन्नौज में। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था, तो महायान शाखा स्थापित हो गई थी। ठीक है, प्रयाग में महामोक्ष परिषद कहाँ ऑर्गेनाइज कराया जाता था? प्रयाग में कराया जाता था। कितने वर्षों पे? 5 वर्षों पे। ठीक है, यहाँ क्या होता था, तो 2 महत्वपूर्ण चीज मैंने बता दी। पूजा करता था एम्पेरर किंग हर्षवर्धन, जाएगा सबसे पहले इसी क्रम में सूर्य की पूजा करेगा, शिव की पूजा करेगा और फिर बुद्ध की पूजा करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पूर्वज जो हैं वो सूर्य को मानते थे। हर्षवर्धन अपने अर्ली डेज में, प्रारंभिक जीवन में वो शैव धर्म को मानता था और बाद में वो बौद्ध धर्म को फॉलो करने लगता है, और वो भी महायान बौद्ध धर्म को। उसके बाद एम्पेरर यहाँ पे क्या करेगा महामोक्ष परिषद में, कि डोनेट कर देगा क्या, जितनी भी 5 साल में उसकी अर्निंग हुई होगी संपत्ति के रूप में, वो सारा चीज वो दान कर देगा। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन सेंटर बुद्धिज्म का तो कश्मीर। फॉरेनर्स क्या मानते थे हर्षवर्धन के अनुसार इंडिया को, तो कंट्री ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणों का देश मानते थे। वाराणसी क्या था भाई, तो मेन सेंटर था ब्राह्मणों का, और गंगा वाटर को पवित्र माना जाता था। ठीक है, यानी कि गंगा का बहुत महत्व बता रहा है, महत्व है गंगा का। और मुख्य शहर जो है, मुख्य नगर जो है, अब कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज तो सबसे ज्यादा फ्लोरिश करेगा और सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसको माना जाएगा, सबसे ज्यादा संपन्न माना जाएगा इसको। तो कन्नौज तो प्रमुख नगर के रूप में उभर के आ ही रहा है हर्षवर्धन के समय से। प्रयाग भी, यहीं पे महामोक्ष परिषद होता है। और डिक्लाइनिंग फेज में वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, श्रावस्ती। तो यहां से देखिए, ये आप इस पे और इस पे ज्यादा जोर दीजिएगा, और ये सब भी आपको एक सरसरी निगाह से देखा होना चाहिए, क्योंकि सवाल यहां से बनेंगे। महामोक्ष परिषद और कन्नौज से तो, ये ग्रांड रिलीजियस असेंबली से तो सवाल बनेगा ही बनेगा। हर्षवर्धन में भी इसको मैंने डिटेल बताया हुआ है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले पॉइंट को, यानी कि एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में वेनसांग ने क्या कहा है। लेट्स डिस्कस व्हाट वेनसांग सेड अबाउट द एजुकेशन ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय भारत में शिक्षा व्यवस्था के बारे में, शिक्षा के बारे में वेनसांग ने क्या कहा है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वेनसांग ने बताया कि लैंग्वेज जो है, संस्कृत का विकास अच्छा हुआ, और स्क्रिप्ट जो है, यानी लिपि जो है, तो उसमें ब्राह्मणी लिपि का अच्छा विकास हुआ उस समय। ठीक है, एजुकेशन यानी शिक्षा की उम्र जो थी वो 9 से 30 वर्ष के अराउंड थी, यानी जो स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण करते थे वो 9 से 30 साल, 9 to 30 ईयर्स तक वो करते थे। अल्फाबेट में 47 लेटर्स थे, यानी वर्णमाला में 47 अक्षर थे। मेन एजुकेशन सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी था। ठीक है, अब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जान लेते हैं। हर्ष के समय शीलभद्र, वहां के हर्ष के समय कुलपति जो थे शीलभद्र, अब आप उनको कुलपति के चांसलर, वाइस चांसलर जो भी कह लीजिए अंग्रेजी में, कुलपति जो थे, कुलपति तो चांसलर होता है, ठीक है, या वाइस चांसलर भी कहते हैं, तो आप कह सकते हैं शीलभद्र। ठीक है, उसके बाद देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म कहा जाता था। ठीक है, स्टूडेंट्स आते थे चीन से, जापान से, तिब्बत से और विदेशों से, और ये 100 गांवों के रेवेन्यू से ये चलता था। ठीक है, 100 गांवों के रेवेन्यू से चलता था। ठीक है, 100 गांव दान किया गया था। लेकिन इत्सिंग जो हर्षवर्धन पीरियड के बाद आता है भारत में, ये भी एक चाइनीज यात्री था, उसने कहा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी को सपोर्ट मिलता है 200 विलेजेस से। तो वेनसांग के अनुसार 100 विलेज का सपोर्ट था, 100 विलेज का रेवेन्यू जो है था नालंदा यूनिवर्सिटी को मिलता था, उससे ये चलाया जाता था, रन कराया जाता था। लेकिन इत्सिंग के अनुसार 200 विलेजेस। तो आप ध्यान रखिएगा, इत्सिंग भी एक चाइनीज पिलग्रिम था, चाइनीज यात्री था। ठीक है, तीर्थयात्री था। और देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने एस्टैब्लिश किया था, तो कुमार, फाउंडेड बाय कुमारगुप्त। ये गुप्ता शासक मैंने बताया भी था, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम उनको भी कहा भी जाता, कुमारगुप्त प्रथम भी कहा जाता था, या कुमारगुप्त फर्स्ट, या केवल कुमारगुप्त भी कहेंगे तो उससे पता ये चलेगा कि ये कुमारगुप्त फर्स्ट थे। ठीक है, कुमारगुप्त फर्स्ट ने फाउंड किया था ये। ठीक है, फाउंडेड बाय कुमारगुप्त प्रथम।
ठीक है, तो ये बात थी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट करीब 10,000 होते थे। पुस्तकालय लाइब्रेरी 3 थे वहां पे। रत्न सागर यहाँ पे मैं यहाँ पे देखिए 10,000 स्टूडेंट, रत्न सागर, रत्न नदी, रत्न रंजक, ये 3 पुस्तकालय वहां पे थे। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य थी। हाँ, एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस या मेडिकल साइंस यू कैन से वाज कंपल्सरी। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा अनिवार्य। और तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने जला के नष्ट कर दिया था। देखिए ये 1202 की घटना बात है। 1202 में बख्तियार खिलजी जो एक तुर्किश इन्वेडर था, ही डिस्ट्रॉयड द 1202 एडी में, ये एक तुर्किश इन्वेडर है बख्तियार खिलजी जिसने जला दिया था 1202 एडी में। ये कहा जाता है बेसिकली कि एक बार ये बीमार पड़ा था, इसके बारे में कहानी है। बख्तियार खिलजी बीमार पड़ा और इतना बीमार पड़ गया कि उस पर कोई दवा का असर नहीं हो रहा था, तो कहा गया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो स्कॉलर्स हैं वो जो है वो इलाज कर सकते हैं। लेकिन उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि भारत के जो स्कॉलर्स हैं इतने विद्वान हो सकते हैं उनके मुस्लिम स्कॉलर्स से। तो हालांकि बाद में वो जिद मानता है और एक स्कॉलर हैं आयुर्वेद के जानकार हैं, उन्होंने इसका इलाज कर दिया। इलाज के बाद वो नाराज हो गया बहुत ज्यादा। इसके बारे में हम डिटेल वीडियो बाद में कर सकते हैं। वो नाराज हो गया कि इंडियन जो स्कॉलर्स हैं, हाँ, वो इतने ज्यादा विद्वान कैसे हो सकते हैं। ठीक है, और वो स्टॉन्च मुस्लिम था। ठीक है, इतने ज्यादा विद्वान कैसे हो सकते हैं, इतने ज्यादा स्कॉलर कैसे हो सकते हैं कि जो बीमारी मुस्लिम स्कॉलर्स ठीक नहीं कर सके, मुस्लिम जो चिकित्सक, डॉक्टर्स, वैद्य वो ठीक नहीं कर सके, वो यहाँ पे जो इंडियन जो चिकित्सक हैं उन्होंने ठीक कर दिया। और इसी गुस्से में उसने पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। कहा गया कि ही डिस्ट्रॉयड अराउंड मिलियंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, हस्तलिपियों को जला दिया था उसने। ठीक है, कहा जाता है कई मिलियंस थे, उसको जला दिया, पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये इस पे हम डिटेल वीडियो कर सकते हैं। तो ये तुर्क आक्रमणकारी यानी कि तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी का नाम याद रखिएगा जिन्होंने इसको नष्ट कर दिया। ये नाम आपको याद रखना है। कुमारगुप्त ने इसको स्थापित किया था। ये कुमारगुप्त के गुप्त शासक कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम। तो यहां पर हमने जो देखा, जो एजुकेशन के बारे में बताया, लैंग्वेज संस्कृत और स्क्रिप्ट जो है, लिपि जो है, इन दोनों का अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, अपवर्ड दिखा रहा हूं मैं एरो से। एजुकेशन का 9 से 30 साल। अल्फाबेट यानी वर्णमाला में 47 अक्षर। मेन एजुकेशन सेंटर कौन था? हर्षवर्धन के समय। अगर आपके एग्जाम में आता है तो नालंदा यूनिवर्सिटी। वेद साहब ने भी कहा है, वैसे भी अगर आ जाए तो आप कहेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको कुमारगुप्त ने, जो गुप्त शासक था, उसने स्थापित किया था। हाँ, हर्ष के समय हर्ष ने भी शिक्षा ग्रहण किया वहां पे। सॉरी, हर्ष कह रहे हैं, वेदसांग, हर्ष कह रहे हैं, वेदसांग ने शिक्षा ग्रहण किया था। यहाँ पर गलती से मेरे मुंह से निकल गया हर्ष। तो हर्ष के समय जब वेदसांग आया है और वहां गया है, तो हर्ष के समय शीलभद्र जो थे वो कुलपति हुआ करते थे वहां के। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धिज्म। ठीक है, इसको कहा जाता था नालंदा यूनिवर्सिटी को। स्टूडेंट चाइना, जापान, तिब्बत से आते थे। सपोर्ट इसको 100 विलेजेस का सपोर्ट मिलता था, उसी के रेवेन्यू से ये चलता था यूनिवर्सिटी, ये वेदसांग के अनुसार। जबकि बाद में हर्षवर्धन के बाद एक और चाइनीज यानी चीनी यात्री आता है, इत्सिंग, वो उसने बताया था कि 200 विलेज जो है उसका रेवेन्यू इसको डोनेट किया जाता था। स्टूडेंट 10,000 थे। पुस्तकालय 3 थे, रत्न सागर, रत्न नदी, रत्न रंजक। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा यहाँ पे अनिवार्य थी, यानी कि एजुकेशन ऑफ मेडिकल साइंस वाज कंपल्सरी। एंड अ तुर्किश इन्वेडर बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड द नालंदा यूनिवर्सिटी इन 1202। तो ये आ सकता है आप कि किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो बख्तियार खिलजी में। छोटी सी मैंने कहानी बता दी। कभी इसके बारे में अगर कोई वीडियो बनाना होगा तो मैं बना भी दूंगा कि किस वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने जलाया था। नालंदा यूनिवर्सिटी बेसिकली अगर देखें तो, अगर यूनिवर्सिटी विश्व का पहला यूनिवर्सिटी तो हम कहेंगे तक्षशिला, लेकिन विद हॉस्टल फैसिलिटी अगर कहा जाए पहला यूनिवर्सिटी तो नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ जो बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस
द लास्ट 4 पॉइंट्स, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स, फूड हैबिट्स, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, एंड डेड बॉडी, डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडीज। तो डेड बॉडी को वो उनको उसका डिस्पोजल कैसे करेंगे, उसका अंतिम संस्कार वो कैसे करेंगे, वो इसमें हम बताएंगे। और यहाँ पर रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स में किसी क्षेत्र विशेष के व्यक्ति किस तरह के हैं, ठीक है, उनकी विशेषता क्या है, उन चीजों को यहाँ पर बताया है। किसने? वेन सान ने। इस पॉइंट को देखिए, यहां पर लोगों के बारे में बताया कि इस तरह के लोगों का बिहेवियर कैसा है, जैसे कश्मीर में रहने वाले, मथुरा, मगध, कामरूप, महाराष्ट्र। तो देखिए इन्होंने क्या बताया है वेन सान में। इन्होंने कश्मीर के लिए बताया कि कश्मीर के जो लोग हैं वो चीटर्स हैं एंड कॉवर्ड हैं, यानी कि धोखेबाज भी है और कायर भी है, ये बस आपको ध्यान रखना है। मथुरा के जो लोग हैं वो विद्वान है, स्कॉलर्स हैं, और उनका मोरल कंडक्ट जो है कहते हैं वो काफी हाई है, ठीक है ना, नैतिक आचरण जो है वो काफी हाई है। मगध के जो लोग हैं वो रिस्पेक्ट करते हैं, किसका आदर करते हैं, स्कॉलर्स का, विद्वानों का। कामरूप, आसाम कहते थे कामरूप को, तो कामरूप के जो लोग हैं वो ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, बट अग्रेसिव है, लेकिन उग्र है, ठीक है। और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो एरोगेंट है, अभिमानी है, बट हेल्प्स पीपल इन एगनी, जो लोग पीड़ित हैं उनका हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने बताया रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि एक विशेष क्षेत्र के जो लोग रहने वाले उनकी विशेषताएं क्या क्या है वो इन्होंने वेन सान ने यहाँ पे बताया। बस एक बार सरसरी निगाह से आपको देखना है। अब देखिए फूड हैबिट्स में, देखिए नॉन वेज यानी मांसाहारी खाना, ड्रिंक, मदिरापान, ओनियन एंड गार्लिक का जो इस्तेमाल है सामान्यतः बहुत कम है, वेरी लेस है। लेकिन क्षत्रिय और शूद्र जो हैं ये ड्रिंक कर रहे हैं, यानी मदिरापान कर रहे हैं, लिकर का इस्तेमाल, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनटचेबल्स, अछूत जो है, जैसे चांडाल ये लोग थे, मैंने बताया था, एक्सकैवेंजर, एग्जीक्यूशनर्स, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूशनर का मतलब जल्लाद, या जो ये है वॉशरूम साफ करने वाले, नालियों को साफ करने वाले, इनकी जाति चांडाल कही जाती थी। श्वापक होते थे, ये सब होते थे। तो इनको कहा गया कि ये अनियन एंड गार्लिक ये इस्तेमाल करते थे, ठीक है। आमतौर पे अनियन और गार्लिक का इस्तेमाल लोग नहीं करते थे, ठीक है। अब फूड हैबिट्स के बाद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, पासे का खेल खेलेंगे, डाइस, चेस खेलेंगे, शतरंज खेलेंगे, नाटकों से अपना मनोरंजन करेंगे। तो ये था। डेड बॉडी का जहां तक बात है कि डेड बॉडी का डिस्पोजल कैसे होगा, तो देखिए या तो वो आग में जला देंगे, फायर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, हाँ, या पानी में बहा देंगे, नदियों में पानी में बहा देंगे, फायर में, या ओपन खुला छोड़ देंगे ताकि जो पक्षी हैं वो उस डेड बॉडी को खा जाए। तो इस तरह से डिस्पोजल करते थे डेड बॉडी का। तो एक बार फिर देख लीजिए जल्दी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या देखा, कश्मीर के लोगों के लिए इन्होंने कहा कि ये चीटर्स हैं, कॉवर्ड हैं, यानी धोखेबाज हैं और कायर हैं। मथुरा के लोगों के लिए विद्वान कहा, उन्हें उनका जो नैतिक आचरण है उसका कहा कि नैतिक आचरण इनका बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, मोरल कंडक्ट बहुत अच्छा है। मगध के लोगों के लिए कहा कि आदर करते हैं स्कॉलर्स का, रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, ठीक है। और कामरूप यानी आसाम के लोगों के लिए कहा कि ऑनेस्ट हैं बट उग्र हैं, अग्रेसिव हैं। महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा कि एरोगेंट हैं, ठीक है। एरोगेंट देखिए यहां पर एरोगेंट होगा ना, ARR, छूट गया ना, कई बार ऐसा होता है एरोगेंट, ठीक है। तो एरोगेंट महाराष्ट्र के लोगों के लिए कहा कि एरोगेंट है बट हेल्प्स पीपल इन एगनी, जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता भी करते हैं, हालांकि अभिमानी है महाराष्ट्र के लोग। तो ये आपको एक बार ध्यान देना है। अब खाने पीने में जो है फूड हैबिट्स में नॉन वेज, ड्रिंक, अनियन, गार्लिक का सामान्यतः जो लोग हैं वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्षत्रिय और शूद्र जो है ये अल्कोहल का इस्तेमाल, लिकर का इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंक करते हैं लोग। अनटचेबल्स जो है यानी जो अछूत हैं, ठीक है, वो अनियन का और गार्लिक का, प्याज लहसुन का इस्तेमाल ये कर रहे हैं खाने पीने में, ठीक है। एंटरटेनमेंट में पासा, चेस और नाटक, पासा यानी डाइस, चेस एंड प्ले, नाटकों से, इससे एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर रहे हैं। और डेड बॉडी का डिस्पोजल या तो वो आग में जला देते हैं, या तो नदियों में बहा देते हैं, या फिर ओपन खुला छोड़ देंगे ताकि पशु पक्षी जो है वो खा जाए उसको। तो इस तरह से डिस्पोजल करेंगे। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो इस तरह से हमने ये सारा देख लिया। वेनसांग ने भारत के बारे में क्या कहा, हर्षवर्धन के समय वेनसांग आता है और भारत के बारे में कुछ बताता है। उन सारी चीजों को हमने डिटेल में स्टडी कर लिया और यहीं पर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का अंत होता है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया ही हमें मेनली पढ़ना होता है प्राचीन भारत में। 3-4 टॉपिक जो साउथ इंडिया में है उसको हम अलग प्लेलिस्ट बना के पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ हम शुरू करने वाले हैं मेडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत। तो दोनों साथ साथ चलता रहेगा। मेडाइवल हिस्ट्री तो लंबा चलेगा, लेकिन ये साउथ इंडिया की जो एंशिएंट हिस्ट्री है जल्दी खत्म करने को उसको वो अलग प्लेलिस्ट में, यानी कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होता है, एक अध्याय आपका इतिहास का खत्म होता है। तो आप आगे तैयार रहिए जब हम मेडाइवल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे और साउथ इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।